स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, हमने फंक्शन राइटिंग कंप्लीट कर ली है, अभी इसका आंसर जो है सॉल्व किया जा सकता है। किसी ने किया क्या? अच्छा, ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे कि इसमें कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व हैं। फंक्शन राइटिंग के लिए अगर आप इसका राइट करोगे फंक्शन, तो किस किस टाइप के फंक्शन की जरूरत होगी इसको? सर स्टेप और रैम। स्टेप और रैम, ठीक है, तो स्टेप और रैम से पहले फंक्शन लिखो। यूटी और रैम। हाँ, यूटी और आरटी से, बट आंसर जो आपके ऑप्शंस हैं वो सिर्फ यूटी के टर्म्स में है, तो क्या किया जा सकता है? टीयूटी से रैम को हाँ, रिप्लेस। टीयूटी से रैम को रिप्लेस करना है, करो। किसी का भी नहीं आया? टाइम तो लगना नहीं चाहिए। अच्छा, यूटी और आरटी के टर्म्स में बताओ क्या होगा। इन टर्म्स ऑफ यूटी एंड आरटी किसने किया क्या? यस सर। हाँ सर यूटी और आरटी के टर्म्स में यूटी माइनस हाँ, यूटी माइनस टी ओके प्लस प्लस 1/t r of t minus t ओके, minus 1/t r of t minus 2t। हाँ सही है। अब इसका रिप्लेस किया तुमने आरटी को टीयूटी से? सर कर रहा हूँ। Okay. और किसी ने किया? यस सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन। ए, जितने लोगों का ए आ रहा है तो Yes, सही है। 1 मिनट और लो, एटलीस्ट कुछ बच्चों का तो आना चाहिए, नहीं तो ये टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इतना कन्वर्जन जो है, ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इवन इफ गेट में आया हुआ है बट बहुत सिंपल है, ये बनना चाहिए सबको। ये कितने लोगों ने फंक्शन इसका ये लिखा हुआ है चेक करो, u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस टी प्लस 1/t आर टी, सॉरी आर टी माइनस टी माइनस 1/t आर ऑफ टी माइनस 2t। ये कितने लोगों ने लिखा है? बाकी लोगों को क्यों नहीं बन रहा है, कारण बताओ जरा मुझे, चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों ने ये आंसर जो मैंने लिखा ऊपर ए, इधर ए या जो रैंप और स्टेप के फॉर्म में, इतना आंसर कितने लोगों का आया हुआ है चैट बॉक्स में? हाँ यस करके, या जिसका भी आया है वो बताओ अपना, कितने लोगों का आया, देखना चाहता हूँ मैं कितने लोगों को बन रहा है। सपना, प्रबल सिंह, प्रीति पटेल और 2 लोगों ने जो आंसर दिया, बस इतने लोगों को बन रहा है। हाँ और ओके ओके, अभी 10 भी नहीं हुए, 43 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और बाकी लोग, बाकी 90% वो सब बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बताओ। जिसको नहीं बन रहा चैट बॉक्स में बताओ क्यों नहीं बन रहा है, रीजन। समझ में नहीं आया, क्या हुआ, सुना नहीं, देखा नहीं, बस ज्वाइन करके बैठे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। जिन लोगों ने कर लिया है वो एक और क्वेश्चन करो, बाकी लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं 2 मिनट का और, है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, फिर वापस जो है इस टॉपिक में नहीं आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल स्टार्ट किया तो।
करोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिग्नल सिस्टम बहुत जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, बट है नहीं, इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, कम अटेम्प्ट करते हैं लोग। वॉइस आ रही है मेरी, अनस्टेबल है? आ रही है सर। हाँ ठीक है, अगर वॉइस ब्रेक होगी तो बता देना है, कनेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है। -1 से 0, ठीक है। क्वेश्चन में ड्रॉ yt इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस 1/2 t, ठीक है। xt वर्सेस t गिवन है और प्लॉट करना है ये प्लॉट। इसका प्लॉट बताओ कैसा बनेगा, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूँ मैं। किया ये प्लॉट वाला किसी ने किया? बन भी रहा है या नहीं बन रहा, कुछ तो बताओ। सर 2 to 4 में आएगा सर। 2 to 4 रिवर्सल हुआ, 0 से 2 और 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया, 2 से 4। हाँ सही है। ये बनेगा आंसर 2 to 4, सेम सिग्नल। इवन इफ इसमें आप रिवर्सल अप्लाई करोगे, सिग्नल का नेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल है, सिमेट्रिक है। सभी लोगों का आ रहा है ये? दिस इज yt, चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों का आ रहा है। और सर ये वाला बता दीजिए थोड़ा। y तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें थोड़ा सा जो इसने फॉर्म गड़बड़ दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए। आप इसको कैसे लिख सकते हो, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ, पहले इसको लिख लो, फिर क्या कर सकते हैं, x ऑफ माइनस टी प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? सारे तरीके हैं इसमें। चाहो तो पहले ये स्केलिंग लगा दो, ठीक है, और बाद में इन्वर्जन कर दो या पहले शिफ्ट कर दो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मैं तुमको स्केलिंग फर्स्ट के लिए, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन लगा है तो पहले ही बार में कोशिश करो कि नेगेटिव साइन को बाहर लेके आ जाए, ठीक है। तो लेके आते हैं x ऑफ -1/2, अंदर क्या होगा t -2, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, शिफ्टिंग पहले भी कर सकते हो, बट मैं स्केलिंग पहले करता हूँ। के लिए क्या करना होता है, सबसे जो t के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उस फैक्टर को बाहर लेके आना होगा। t के साथ यहाँ -1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड है तो -12 बाहर लेके आ गए। अंदर क्या बचा, ये गलत लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। तो ये फाइनल वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल बाय -12। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपकी स्केलिंग है और एक रिवर्सल है। तो आप सिग्नल को रिवर्स कर दो सबसे पहले। तो ये सिग्नल है आपका, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 0, तो अभी हो जाएगा 0 से 1। तो ये माइनस वाला ऑपरेशन आपने कर दिया सबसे पहले। फिर साथ ही साथ 2 से स्केल करना है, मतलब स्केलिंग कैसी, 1/2। तो यहाँ 0 से हो जाएगा
2, 0 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन हो चुका है। अब अंदर आके चेक करेंगे शिफ्टिंग का अमाउंट कितना है। इससे आसानी होता है कि टी पे और कोई ऑपरेशन नहीं बचते कॉमन लेने के बाद, तो आपको सिर्फ शिफ्टिंग करनी होती है। तो राइट शिफ्ट होगा बाय 2 यूनिट, तो ये 2 to 4। अगर आप स्केलिंग पहले नहीं करना चाहते हो, शिफ्टिंग पहले करोगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस स्टेप के बाद ही डायरेक्टली शिफ्टिंग अप्लाई की जा सकती है। आपको इसको लेफ्ट शिफ्ट करना होगा कितनी यूनिट से, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 to -1। ये वाला पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होकर -2 पे चला गया और ये वाला -1 पे। फिर आप इस पे स्केलिंग लगा दो -2 की, -1/2 की, तो ये +2 और +4 से रिवर्स हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप करो, स्केलिंग पहले करोगे तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना, डायरेक्टली स्केलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ, जो हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे थे न्यूमेरिकल गेट को। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, पहला तो हमने देख लिया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। नाउ नेक्स्ट इज वी स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक और एपीरियोडिक, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल और एपीरियोडिक सिग्नल नाम से क्लियर है। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसे सिग्नल जो अपने शेप को, अगर आपके पास वेव फॉर्म है या फंक्शन की वैल्यूज जो होंगी उनको रिपीट करेंगे आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो हम उस टाइप के सिग्नल को बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल है। तो फॉर पीरियोडिक, for periodicity for periodic signal, मैथमेटिकली पीरियोडिक सिग्नल रूल एक फॉलो करेंगे, दैट विल बी xt इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस कैपिटल T। ठीक है, इसका मतलब क्या समझो, एक सिग्नल xt है जो कि इक्वल है x ऑफ t प्लस t, प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस t। इसका मतलब क्या है, अगर आप टाइम डोमेन में, ठीक है, टाइम डोमेन में राइट या लेफ्ट शिफ्ट करते हैं सिग्नल को, कितना t अमाउंट से, या हर t इंटरवल के बाद अगर आप सिग्नल को देखोगे तो वही सिग्नल मिलेगा एज इट इज, xt ही मिलेगा आपको हर t इंटरवल के बाद, इधर लेफ्ट और राइट अगर आप देखोगे तो आपको वही सिग्नल रिपीट मिलेगा। इसका मतलब ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो यहाँ इंटरवल कितना होगा, t, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ गिवन पीरियोडिक सिग्नल। अगर ये फॉलो नहीं होगा, ए पीरियोडिक सिग्नल है, तो कंडीशन हो जाएगी xt विल नॉट बी इक्वल टू xt प्लस माइनस t। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल जहां पीरियोडिसिटी का नेचर फॉलो या रूल फॉलो नहीं होगा, उस टाइप के सिग्नल को हम एपीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में आपको कंडीशन इंपोज करनी है, चेक करना है सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। पहला sin 3πt। ठीक है, तो इन जनरल साइनसोइडल सिग्नल की अगर बात करें तो साइनसोइडल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, जहां a एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, और फाइव फेस शिफ्ट होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी साइनसोइडल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का।
तो तुमको एक चीज पता होगी कि सारे साइनोसोडियल सिग्नल की अगर बात की जाए तो वो नेचर में क्या होते हैं, पीरियोडिक। ठीक है, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया है इस सिग्नल को, ताकि क्योंकि रेफरेंस सिग्नल है, इसी टाइप के सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सिग्नल का, और यहाँ से टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो ओमेगा फ्रिक्वेंसी है रेडियंस में, यहाँ हम इसको कंपेयर करेंगे ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये पता तुम लोगों को, जहाँ f फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, ओमेगा की फ्रिक्वेंसी है रेडियंस में, और ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है। तो f इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2π, और हमको पता है f जो है रेसिप्रोकल होता है t का, तो यहाँ से तो यहाँ से t निकालोगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π बाय ओमेगा, या डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो 2π डिवाइड बाय कैपिटल T। तो आपको t निकालने के लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, फाइंड ओमेगा एंड डिवाइड विथ 2π से उसको डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी टाइम पीरियड ऑफ दैट साइनोसोडियल सिग्नल। क्लियर है? इस केस में t की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी? 2/3 सर। 2/3 2/3। क्लियर है सभी लोगों को? साइन 6π/9 या 6π/7 लिखो, 6π/7t प्लस π/2, इसका टाइम पीरियड बताओ मुझे कितना होगा? सेवन बाय 3 सेकेंड। 7/3 सही है। सर 7/3 यस सर 7/3। तो आप लोगों को सबसे आसान सिग्नल अगर कोई पूछा जा सकता है तो वो होगा साइनोसोडियल। ठीक है, सेकेंड एक्सपोनेंशियल सिग्नल e⁻j⍵t प्लस माइनस 5। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे सिग्नल अगर होंगे तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ओमेगा की जगह ओमेगा को जो है ओमेगा इक्वल टू 2π/t से कंपेयर करना है, और फाइनली t कैलकुलेट करना है 2π डिवाइड बाय ओमेगा से। तो ऐसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, e⁻j�3t, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2π/3 2π/3 सेकेंड्स। अगला e⁻j7/19πt प्लस 30 डिग्री, यहाँ t कितना होगा? थर्टी 38/7। 38/7। चेक करो बाकी लोग, ये सही है? यस सर। यस सर। बाकी लोगों का आ रहा है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बताओ जरा मुझे, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब और आंसर आ रहे हैं पीरियोडिक सिग्नल के लिए, जितने भी केसेस कराए हैं। जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अभी अगला केस है, अगला क्वेश्चन e⁻j18t प्लस π/4, इसके लिए t बताओ। π/9। 5/9 5/9 π/9 सभी का है। यस सर। अगला देखो e⁻9π/7t प्लस 20 डिग्री, इसके लिए t बताओ। 14/9। बाकी लोग? Yes, sir. 14/9 14/9 सभी का यही आ रहा है, किसी का कुछ अलग तो नहीं आ रहा? यस सर। कोई भी ऐसा जिसका कुछ अलग आ रहा हो?
इसका टाइम पीरियड 14/9 सभी का आ रहा है या कुछ अलग है? नो सर, नहीं आएगा, जे नहीं है ये तो, गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये है ए पीरियोडिक सिग्नल, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ जे नहीं लगा हुआ है। Yes, ई sir. की पावर जे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना जरूरी है, ठीक है? तो जब तक एक्सपोनेंट में जे नहीं होगा तब तक हम उसको पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोलेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो दिस Yes, इज sir. not a periodic signal, this is a periodic signal। अगला देखते हैं। चलो अभी दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दिए जाएं, ग्राफ्स पूछा जाए, वो भी देखेंगे। अब करते हैं क्वेश्चंस के केसेस। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? इतने सिंपल क्वेश्चन वैसे मुश्किल है। आपको पूछा जाएगा मल्टीपल सिग्नल, जैसे सर हाँ ये जो फेज शिफ्ट है हर सिग्नल पे, हम्म, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को क्यों नहीं चेंज करता? फेज कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है बेटा? आप भी सोचो। फेज से क्या होगा? सिग्नल जो है वर्टिकली शिफ्ट होगा, मतलब तुम्हारा ये पॉइंट जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को बस आप चेंज कर सकते हो फेज से। बाकी जो उसका रिपीटिशन है, रिपीटिशन नेचर तो वही रहेगा। हाँ नेचर। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट जो है टी आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2। तो यहाँ जब टी अप्लाई करोगे तो ये एंगल तो एक बार ही ऐड होता है, जो भी फेज शिफ्ट है वो एक ही बार प्रेजेंट है, बट टी की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फेज है। फेज की Yes. डिपेंडेंसी टाइम के साथ नहीं है यहाँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके सर। हाँ, अब क्वेश्चन क्या आएंगे आपको समझो। जैसे हमने भी क्वेश्चंस लिखे एक्स टी के लिए टाइम पीरियड बताना है, आपके पास क्वेश्चन ऐसे होगा, एक्स टी इक्वल टू x1 टी प्लस माइनस x2 टी प्लस माइनस x3 टी प्लस माइनस सो ऑन x एंड टी। मतलब सिग्नल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करो इस सिग्नल xt का, ठीक है? तो कैसे करना है इसके स्टेप लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। कैलकुलेट इंडिविजुअल टाइम पीरियड ऑफ x1 टी x1 टी x2 टी x3 टी सो ऑन टिल xn टी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप में आप जो भी सिग्नल एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या होगा, मल्टीपल साइनोसॉइडल सिग्नल होंगे, ठीक है? साइन कॉस वाले सिग्नल होंगे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन में लिखे होंगे। तो आपको उन सिग्नल्स को इंडिविजुअल x1 x2 x3 जितने भी सिग्नल लिखे हैं सभी का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, और उसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो अभी हमने जो किया है उसी तरीके से 2 पाई बाय ओमेगा से, है ना? तो टी आपका जो है कैलकुलेट कर लोगे। तो कैलकुलेट इंडिविजुअल पीरियड ऑफ x1 टी x2 टी x3 टी, ठीक है, xn टी। तो x1 टी जब कैलकुलेट करोगे तो t1 निकलेगा, x2 से t2, x3 से t3, xn से tn, सफिक्स जो भी है तो कोरिस्पॉन्डिंग टू सिग्नल जो है हमने लिया हुआ है। नाउ टेक रेशियोस, ठीक है? आपको रेशियो लेना है सेकेंड स्टेप में। क्या रेशियो लेना है? t1 बाय t2, t1 बाय t3, t1 बाय t4, t1 बाय सो ऑन t1 बाय tn टिल tn हमने रेशियोस ले लिए। तो क्या करना है सेकेंड स्टेप में, फिर समझो,
सेकेंड स्टेप में आपको किसी एक टाइम पीरियड को रेफरेंस लेना है, यानी फिक्स करके रखना है, और बाकी सारे टाइम पीरियड को डिवाइड करना है उससे। जैसे T1 कैलकुलेट हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, सो ऑन, जितने भी हैं सब कैलकुलेट हो गए। अब मैंने T1 से सबको डिवाइड करना स्टार्ट किया, मतलब रेशियोज किया मैंने, पहला का दूसरा से, पहले का तीसरा से, फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, सो ऑन, फर्स्ट का एंड, जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं सभी का रेशियोज लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में टेक रेशियो, आप चाहो तो T2/T1, T2/T3, T2/T4 ये भी कर सकते हो, बट आसान तरीका पहले वाले से बाकियों को डिवाइड करना। ठीक है, थर्ड स्टेप में चेक करना है, इफ रेशियो इन सेकेंड स्टेप इज इंटीजर्स। ठीक है, अगर जो रेशियो ले गए हैं सेकेंड स्टेप में वो इंटीजर हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो तुमने रेशियो लिए हैं अगर वो इंटीजर हैं, देन xt इज पीरियोडिक, अदरवाइज अपीरियोडिक। तो थर्ड स्टेप में आपको पता लगेगा कि आपका सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं। कैसे? जब आप रेशियोस लोगे तो जो रेशियो है, अगर ये इंटीजर रेशियो है, अगर ये इंटीजर रेशियो है तो हम बोलेंगे xt हमारा जो सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल, वो एक पीरियोडिक सिग्नल है। अदरवाइज अगर वो इंटीजर रेशियोस नहीं है तो अपीरियोडिक। कितने लोगों को इंटीजर रेशियो पता है? इंटीजर रेशियो क्या होंगे? 2/3। अगर ये- रेशियो सर रैशनल रैशनल नंबर के फॉर्म में। हाँ ठीक है, रैशनल नंबर के फॉर्म में होंगे। अब π/2 अगर है तो ये होगा, सर पाई की वैल्यू तो नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये π/2, 2/π। ठीक है, जैसे वैल्यूज जिनकी डिफाइंड नहीं है, पाई की वैल्यू रखोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर नहीं है 3 पॉइंट, पाई की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो रेशियो जो होने चाहिए वो इंटीजर नंबर के रेशियो होने चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर नंबर्स हैं तो रैशनल नंबर होगा और आपका सिग्नल पीरियोडिक है, अदरवाइज हम उसको अपीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। तो जनरली इस टाइप के सिग्नल जहां पे आपके पास इंटीजर वैल्यूज नहीं है वो रेशियो जो है आपका अपीरियोडिक सिग्नल, उसका कंक्लूजन होगा कि सिग्नल आपका अपीरियोडिक है। अब थर्ड स्टेप में हमने चेक कर लिया। फोर्थ स्टेप में अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो देन टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप में वो देखो, आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में रेशियो लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है T1 की वैल्यू, केस बता रहा हूँ मैं, T1 की वैल्यू सपोज 4 है, T2 की वैल्यू 6 है, तो T1/T2 कितना होगा? 2/3। 2/3। हाँ, ध्यान रखना 4/6 को 2/3 में, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। ऐसा नहीं कि आपने 4/6 ले लिया और उसको सॉल्व नहीं किया। आपको इस स्टेप में जो भी रेशियोज हैं इन रेशियोज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे? सर अगर कोई रेशियो जैसे 2.5/4 आ रहा है तो ऊपर नीचे तो 2 का वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2.5/4 आ रहा है, मतलब वो इंटीजर रेशियो नहीं है। तो सर उसके ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो तो वो 5/8 नहीं, ऐसा केस तो पहली बार में ही नहीं आएगा। 2.5 वाला केस जैसे तुम अगर देखोगे T1 के लिए 2.5 पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी T जो है ऐसा नहीं आएगा। आपका अगर आ भी रहा होगा तो 5/2 होगा वो, तो आप उसको 2.5 क्यों लिखोगे? वो 5/2 ही है, ओके। है ना। और जहां पे केसेस आएंगे वहां आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख पाओगे, जैसे पाई की वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं रख सकते। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है? टेक LCM ऑफ डिनोमिनेटर, take LCM of denominator in second step. take LCM of denominator, सर डिनोमिनेटर था कि न्यूमरेटर था? नहीं यहाँ पे न्यूमरेटर का HCF। मैंने अभी बताया नहीं बेटा, HCF LCM जो है, LCM की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर मैंने बोला नहीं है। आप लोग कंक्लूड मत करो, और भी पॉसिबल तरीके हैं। ठीक है, अभी मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से चलो, जो शॉर्टकट है उस शॉर्टकट में दिक्कत है।
वो दिक्कत मैं स्टेप के बाद बताऊंगा। जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कभी भी जब स्टार्ट करते हो ना तो लॉन्ग रूट जो है वही उसी रास्ते में चलो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। जिस रास्ते में तुम लोग बोल रहे हो HCF वो शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीके में दिक्कत ये है कि आप गलती कर बैठोगे एपीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे चेक्स नहीं होते। वहां पे आप डायरेक्टली LCM न्यूमरेटर का और HCF डिनोमिनेटर का ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां से भी निकाला जा सकता है, पर वो प्रैक्टिस तब करना जब आप क्वेश्चन देख के ये बता सकते हो कि क्वेश्चन पीरियोडिक है। मैंने अगर मल्टीपल सिग्नल ऐड कर दिए, किसी एक टर्म में मिसिंग था, तो तुम लोग क्या करोगे, इंडिविजुअल टाइम पीरियड लोगे और सीधे सीधे जो है उठा के T1 T2 डायरेक्टली इस पे ऑपरेशन लगाते हैं हम, तो T1 T2 पे जब तुम ऑपरेशन लगाओगे तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ये जो है गलती होती है शॉर्टकट में कि एपीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड कभी कभी गलती से, और ऑप्शंस ऐसे होते हैं टेक्निकल एग्जाम में कि वो ऑप्शन जो तुमने गलत आंसर निकाला है वो जरूर प्रेजेंट होगा। तो पहले इस वाले तरीके से करेंगे, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन में आप शॉर्टकट वाला तरीका जो बता रहा हूँ न्यूमरेटर वाला, जितने कुछ लोगों ने किया होगा शायद, तो वो वाला तरीका भी मैं बता दूंगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैसे निकाल सकते हैं। अभी जो स्टेप है 4th नंबर का, उसमें हमको इस स्टेप में जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, तो T2 T3 T4 डिनोमिनेटर नहीं है। क्यों? हो सकता है T2 की वैल्यू 6 हो, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये 3 है डिनोमिनेटर। तो आपको यहाँ जो डिनोमिनेटर होंगे रेशियोज के, ठीक है, टेक LCM ऑफ डिनोमिनेटर इन सेकंड स्टेप। जो यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं उनके LCM लेना है। फाइनली टाइम पीरियड T की जो वैल्यू होगी, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू T1 इंटू LCM ऑफ ये है डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अभी ये 4 स्टेप जो लिखे हैं समझ में आए कि नहीं, पहले स्टेप बताओ। किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये पॉइंट सारे क्लियर हैं, करना क्या क्या है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अब हम। एक सिग्नल है xt इक्वल टू sin 2π by 3t प्लस cos 9π by 7t प्लस sin 6π by 13t। यहाँ t कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए, t, ठीक है। 2π by 3t, 9π by 7t और 6π by 13t, ठीक है। सबसे पहले स्टेप आप क्या करोगे, यहां से T1 निकालोगे, यहां से T2, यहां से T3, यही होगा। बताओ जरा क्या क्या वैल्यूज होंगी। T1 3, T1 की वैल्यू 3, T2 की वैल्यू सर ये 2π/7 बना है। 9π by 7 है, 9। फोर्टीन बाय 9, 14 by 9, T3 13/3, 13 by 3, हाँ 3, 14 by 9, 13 by 3, सबका सही यही आ रहा है ना, सेम है ना। यस सर। अब अगला स्टेप क्या करोगे, ये फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, पहला स्टेप इंडिविजुअल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, रेशियो। एक को रेशियो। लेके सबसे डिवाइड कर। हाँ तो रेशियो बताओ मुझे क्या क्या आ रहा है, रेशियो बताओ, वैल्यूज क्या क्या आ रही है। T1 by T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 27/14, 27/14। फिर T1 by T3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/13, 9/13। थर्ड स्टेप क्या करना है, तो सेकंड स्टेप में चेक है एक्चुअली, यहाँ चेक, ठीक है। तो चेक क्या करना है कि ये रेशियोज जो है इंटीजर रेशियो है या नहीं, तो है इंटीजर रेशियो, तो पीरियोडिक सिग्नल है। अब हमको LCM लेना है। LCM किसका, 14 और 13 का, यस सर। क्या होगा 14 और 13 का LCM,
वॉइस नहीं आ रही बेटा, बाकी लोग बताओ। So 182. 14 to 13 हो जाएगा। हाँ 182। फोर्थ स्टेप, टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 3 इंटू 182। कितना आया? 546. 546। सभी का सेम है? Yes, sir. बाकी लोगों का सभी का ही आ रहा है? दिस इज फाइनल वैल्यू, टाइम पीरियड जो होगी सिग्नल की 546 होगी। सबका सेम आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। सर Yes, sir. हाँ, डाउट है किसी को? ये सर T1 की वैल्यू कैसे निकालें? 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। 2 पाई से इस ओमेगा को डिवाइड किया, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 है, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं रैंडमली मन से ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी देखते हैं और कुछ। साइन 3 पाई टी प्लस कॉस 7 पाई टी प्लस साइन 8 पाई टी माइनस कॉस 6 पाई टी प्लस साइन 4 पाई टी। ठीक है, इसके लिए बताओ टी की वैल्यू कितनी होगी, आप सॉल्व करके बताना तुम लोग। आ रही है अभी आवाज? Yes, sir. ठीक है, किया किसी ने? सर 2। 2 आ रही। 2 सभी की? Yes, sir. T1 की वैल्यू है 2 पाई बाय 3, T2 इक्वल टू 2 पाई बाय 7, 2 बाय 3, 2 बाय 7, T3 की वैल्यू है 1 बाय 4, T4 है 1 बाय 3, T5 है 1 बाय 2। ठीक है, तो 2 बाय 3 और 7 बाय 2, 7 बाय 3 पहला, फिर 8 बाई 8 बाय 3, फिर 2 2 बाय 1, फिर 4 by 3. 4 बाय 3, 3 3 1 3 का एलसीएम 3, तो 3 इंटू 2 बाय 3, आंसर इज 2। सही है, 7 नहीं, फाइनल आंसर इज 2। टी की वैल्यू होगी 3 इंटू 2 बाय 3 इक्वल टू 2। सभी का सेम आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। साइन 2 पाई बाय 3t प्लस कॉस 9 पाई बाय 4t माइनस कॉस 8 बाय 7t। इसके लिए बताओ t। सर ये प्लस कॉस सर सिग्नल ए पीरियोडिक है। एपीरियोडिक सिग्नल होगा ये, यस सर, यहाँ पाई से करना। क्योंकि यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई नहीं है। चेक करने का तरीका है, सारे में या तो पाई होना चाहिए या सारे इंडिपेंडेंट ऑफ पाई होने चाहिए, तभी तभी क्या होगा, सिग्नल पीरियोडिक होगा। क्लियर है? सर इंडिपेंडेंट ऑफ पाई के लिए फिर कैसे लगाएंगे हम? सेम तरीका, सभी से पाई हटा दो, यहाँ पे पाई हटा दो, यहाँ पीरियोडिक हो गया सिग्नल। अभी निकाल सकते हो, अब निकाल के बताओ। चलो इसी केस के लिए ये पाई मैंने हटा दिया, अब बताओ पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इसका।
सर सेकंड वाले में cos 9/4 है। हाँ 9/4। सर ये भी पीरियोडिक ही रहेगा। ये पीरियोडिक आ रहा है। सर इस पे रेशियो में सर पाई आ जाएगा ना। बेटा रेशियो कहाँ पे चेक करना है? T1/T2 पे करना है। यस सर। T1 आएगा सर। हाँ T1 बताओ कितना आ रहा है? सर T1 आएगा 3 पाई। 3 पाई। T2? ओके सर आ जाएगा आ जाएगा। हम्म, 216 pi. 216 ये Pi. सभी का ही आ रहा है, चेक करो। एट 5/9, 7 5/4 है ना। थ्री पाई into 9/8 pi and 3 pi into 4/7 pi, 27/8 और ये हो गया आपका 12/7, 807, 56, 3 5 168 आ रहा है या 216 आ रहा है? सर 112/3 आ रहा है। 112/3 सर 168 आ रहा है। सर 168 आ रहा Yes, sir, 168 है. Sorry. कितने लोगों का 168 आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ। 168 टाइप करो। है। 168 पाई आ रहा है सर। हाँ 168 पाई मतलब सभी का 168 आ रहा है ना। इतने इतने यस डिफरेंट। सर 168। हाँ फिर बाकी सब कैसे अलग अलग आंसर कैसे आ गया? 216 और फिर एक और रेशियो वाला कुछ बताया तुम लोगों ने। No, 168 sir, पाई वो आंसर है। मैंने T3 को रिड्यूस नहीं किया था इसलिए वो बढ़ गया. अच्छा अच्छा ठीक है 168 पाई करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना है ना किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? इसी में पॉसिबिलिटी है एक्सपोनेंट की। मैं चाहूँ तो एक्सपोनेंट में भी e की पावर j 2 पाई t प्लस e की पावर j 3 पाई t प्लस e की पावर j 4 पाई t प्लस e पावर j 6 पाई t। ये क्वेश्चन है, इसके लिए बताओ क्या होगा आंसर। सर 2। सर 2। सभी लोग बताओ, मैंने सॉल्व नहीं किया है, रैंडम क्वेश्चन।
2 आ रहा है, बाकी लोगों का भी? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पॉसिबिलिटी है? अगला इस टाइप का पूछा जाए, साइन 3 पाई टी इंटू कॉस 7 पाई टी माइनस कॉस 2 पाई टी कॉस 9 पाई टी। इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन में अगर सिग्नल, हमने तो एडिशन का किया है। सर मैथमेटिकल आइडेंटिटी मैथमेटिकल सर साइन ए साइन बी का फॉर्म कॉस बी का फॉर्मूला। हाँ, लगाओ। कैसे लगा सकते हैं? साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। याद है किसी को? 2 साइन ए इंटू कॉस बी यस सर, क्या होता है? साइन ए प्लस बी हाँ, प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन अगले वाले का बताओ क्या होगा? सर इसका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 cos इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सही है। अब अप्लाई करके आप टाइम पीरियड बताओ सभी लोग। किसी ने भी किया? टू cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin a इंटू cos b हाफ कर दोगे मैग्नीट्यूड से, कोई फर्क पड़ता नहीं, सिर्फ एंगल को ध्यान रखो। तो एक होगा साइन 10 पाई टी और एक होगा साइन 4 पाई टी डिफरेंस। यहाँ से cos 11 पाई टी और दूसरा फैक्टर होगा cos 7 पाई टी। यहाँ से t में मिलेगा t1 2 पाई बाय तो हो जाएगा 1/5। यहाँ से t2 सर 154/5 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। t2 हो जाएगा 4 पाई टी से हाफ, यहाँ 2 डिवाइड बाय 11 और 2/7 2 5 11 7 10 17 17 इंटू 770 इंटू 1/5 154 क्या आ रहा है? चेक करो सही है कि नहीं। सर अभी रेशियो नहीं आया। रेशो नहीं हुआ है अभी। अच्छा हाँ, गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे हो जाएगा सर 2 आ रहा है। 5 2/5 11/5 और 11/10 7/10 सर 11/10 11/10 सर तो LCM 154/5 आ रहा है। 5 कितना रहा है?
आंसर 154/5, यहाँ एलसीएम 154 होगा। नहीं कैसे होगा एलसीएम 154? Sir, 5 10 2 और आ रहा 10 का 5 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 5 इंटू सॉरी सर, सर 2 आ रहा। T1 की वैल्यू 1/5 है, 2 भी कैसे आ रहा है? एलसीएम 10 होगा ना? अच्छा हाँ सही एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 10 होगा आंसर, 10 इंटू 1/5 दैट इज 2। टू डिवाइड बाय एचसीएफ 1, ठीक है 2 आएगा। सभी लोगों का आ गया? लास्ट चीज जल्दी से देखो जरा। ये था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने कंटिन्यूस के लिए। डिस्क्रीट के लिए अगर करोगे, केस के सपोज साइन 3πn है ना। अनीस यादव अपनी स्क्रीन और अपनी कॉपी बेटा कम पढ़ रही है क्या? साइन 3πn इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो इसके लिए भी सेम तरीका है, ठीक है। ओमेगा जो होता है इसके लिए, इसको हम जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा को जब डिवाइड करते हैं, यानी 2π/ओमेगा लेते हैं तो हमको t मिलता है। यहाँ जब डिस्क्रीट की बात करें, डिस्क्रीट के केस में जब ओमेगा डिवाइड बाय 2π करोगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा m डिवाइड बाय n टाइप इंटीजर रेशियो, ठीक है। ध्यान रखना डिस्क्रीट के केस में ओमेगा डिवाइड बाय 2π करना है, यहाँ 2π/ओमेगा करते हैं, यहाँ ओमेगा डिवाइड बाय 2π। ये एक इंटीजर रेशियो मिलेगा m/n, जहाँ n टाइम पीरियड होगा डिस्क्रीट सिग्नल का, बट कंडीशन है कि m/n इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर रेशियो। इसका मतलब साइन 3n और साइन 3πn ये दोनों पीरियोडिक होंगे क्या? करके देखो। ओमेगा यहाँ 3π है, डिवाइड बाय 2π किया तो 3/2 मिला। यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2π तो 3/2π। दिस इज इंटीजर रेशियो नहीं है ये, तो ये एपीरियोडिक होगा। तो डिस्क्रीट के केस में आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड भी जो होंगे उनको चेक करना है वो इंटीजर रेशियोस हैं या नहीं। कंटिन्यूस के केस में इंडिविजुअली चेक नहीं करते, रेशियोस को चेक किया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? अगली वाली क्लास में कराऊंगा मैं स्क्रीन पर। इतना क्लियर है? सर एक यस बार और बताइए। देखो हम जो इससे पहले इंडिविजुअल टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे t, तो डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूस के केस में हम t की वैल्यू जो होती है ओके, तो ये क्लियर है? सर आपकी वॉइस नहीं सर आ रही आपकी थी। वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा अभी मैं बोल भी नहीं रहा था ना। देखो डिस्क्रीट के केस में ओमेगा डिवाइड बाय 2π लेना है हमको, क्लियर है? 2π/ओमेगा नहीं लेना है। ओमेगा कहाँ से आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर, साइन ओमेगा n से। तो साइन में जो भी मल्टीप्लाइड है n के साथ दैट इज ओमेगा। ये क्लियर है? अभी आ रही है वॉइस की नहीं आ रही? सर आ रही आ है। रही है सर। तो यहाँ से ओमेगा निकल गया, उसको 2π से डिवाइड करो। तो जैसे आपने 3π को डिवाइड किया 2π से पहले वाले केस में, तो 3π डिवाइड बाय 2π क्या मिला आपको? 3/2। तो रेशियो ऑफ इंटीजर मिलेगा आपको। क्लियर है? तो रेशियो ऑफ इंटीजर में जो डिनोमिनेटर होगा कैपिटल N, ये हमारे लिए डिस्क्रीट केस में टाइम पीरियड होता है। कैपिटल N को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी n की दैट इज टाइम। n जो है
पता है इनका क्या सिग्निफिकेंस है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा कुछ। यहाँ चेक क्या करना है, यहाँ चेक ये करना है कि m by n दोनों इंटीजर नंबर्स हैं या नहीं। अगर इंटीजर नंबर नहीं होंगे तो आपका सिग्नल एपीरियोडिक सिग्नल होगा डिस्क्रीट के केस में।